ओके डियर फ्रेंड्स, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्यों है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए ये मूल अधिकार बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। अब देखिए, मूल अधिकार आखिरकार हमें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किससे हम मूल अधिकार मांग रहे हैं और किसके खिलाफ मांग रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वैसे तो देखिए कि सारा व्यक्ति कहते हैं कि स्वतंत्र है, लेकिन जरा सोचिए, जब राज्यों का अधिकार होता था यानी कि राजतंत्र होता था, तब वहां पर क्या होता था कि जो राज्य होता था या राजा होता था वो लोगों का एक्सप्लॉयटाइजेशन कर लेता था। मतलब कि उन लोगों का क्या शोषण कर लेता था वो। तो उनका ये शोषण ना हो सके, इसके लिए राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकारों की डिमांड की गई। उन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार के रूप में एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है या मूल अधिकारों की जो बात है या फिर ये शब्द जो है वो कब से अगर आया, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्राचीन काफ़ी पुराने इतिहास में, और हमें जाना पड़ेगा 1215 में। अब 1215 में क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो सम्राट था उसने एक दस्तावेज जारी किया था जिसका मैग्ना कार्टा नाम था। क्या नाम था? मैग्ना कार्टा। ये एग्जाम में भी अधिकांशतः पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या था या फिर मैग्ना कार्टा कहाँ किसके द्वारा जारी किया गया था। तो ये ब्रिटेन के साम्राज्य द्वारा, जो कि जॉन था उस समय, उसके द्वारा मैग्ना कार्टा एक जारी किया गया था जिसमें लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे। तभी से ये मूल अधिकार का कंसेप्ट आया। फिर इसके बाद में आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई जैसे, तो फ्रांस की क्रांति इसमें से देखिए, ये फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई तब भी यहाँ पर मूल अधिकारों की बात ही की गई, और मूल अधिकारों के छीनने की वजह से ही वहाँ का जो सम्राट था उसको मार दिया गया था। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का ये क्रम चलता रहा। अब अगर हम बात करें कि भारत में मूल अधिकारों का जो श्रृंखला है वो कब से आया, किस तरह से आया, तो यहाँ पर देखिए भारत में क्या हुआ कि जब हम मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे एक प्रकार से, तब भी हमने इन मूल अधिकारों की बात की थी या मूल अधिकारों की डिमांड की थी। उनका हमने कहा था कि भाई मूल अधिकार हमें चाहिए, जब हम 1947 में आज़ाद नहीं हुए थे। तो सर्वप्रथम संविधान विधेयक एक लाया गया था 1895 में। तो 1895 में जो एक विधेयक लाया गया था उसके तहत हमने ये डिमांड की थी। तो कभी अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि सर्वप्रथम हमने डिमांड कब की, तो 1895 के एक विधेयक में, संविधान विधेयक के तहत ये डिमांड की गई थी कि भाई हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके कंटेक्स्ट में आते हैं, चूंकि आप जान रहे हैं कि हम तो डिस्कस कर रहे हैं क्या, घटना चक्र पॉइंटर, और उसमें से हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी के कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी हम जो भी जुड़ा हुआ कंटेंट रहेगा वो आपको हम बताते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सही कथन इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी, इसमें भी इन मूल अधिकारों की बात की गई थी और कहा गया था कि ये मूल अधिकार इसमें से शामिल किए जाएं। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया और संविधान बन गया, तो संविधान बनने के बाद हमने इन मूल अधिकारों को, चूंकि हमने डिमांड की थी बहुत पहले से ही, इसलिए हमने इन मूल अधिकारों को अपने संविधान में इंक्लूड किया। तो हमने संविधान के भाग 3 में इंक्लूड किया, और इसमें से जो अनुच्छेद हैं वो हैं 12 से लेके 35। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों को अपने रखा, और इन्हीं के तहत हमने अपने जो नागरिक हैं उनको अधिकार दिए। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोगों के विरुद्ध भी हैं, तो इनको लागू कैन करवाए। मान लीजिए कि अगर सरकार ही अधिकारों का हनन करने लगे तो इसको कौन लागू करवाए आखिर? तो लागू करवाने का या संरक्षण करने का इनका जो अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस चीज की गारंटी देते हैं
कि जो अधिकार या जो मौलिक अधिकार बना दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती है, इसलिए इनका ये संरक्षण का काम करते हैं। तो ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इनके संरक्षण का काम करते हैं। देखिए मौलिक जो अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब एक्चुअली ये है कि इनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन मौलिक अधिकारों में चेंज भी किए गए। तो वाद योग्य का मतलब ये है कि इन पे चर्चा की जा सकती है, संसद इस पे डिबेट कर सकती है। तो इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित भी किए जा सकते हैं। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकार से ऐसी स्थिति आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, आपात घोषित कर दिया जाए, आपात लगा दिया जाए, तब उस स्थिति में ये जो मौलिक अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ हम आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये किसी भी कीमत पे समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने का मतलब उनका जो इंटरप्रिटेशन है या उनके जो लागूकरण है वो सिर्फ रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल से खत्म हो जाते हैं। तो ये 20 और 21 को छोड़कर हम देखेंगे कि बाकी जो अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं अगर आपातकाल की स्थिति हो जाती है। भारतीय संविधान में जैसा हमने शुरू में चर्चा की कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों को रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। अब देखिए यहाँ पर विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण का ये मतलब है कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के उसमें सब समान है, मतलब कि विधि के तहत सब कोई समान है, विधि से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इस प्रकार से अगर हम इनको कैटेगरी भी वैसे अगर डिवाइड करके देखें तो हम पाएंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार के नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा थोड़ा सा ये भी करना चाहेंगे फ्रेंड्स कि कितने मौलिक अधिकार हमें मिले हैं या कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए शुरुआती हमें जब संविधान बनाया गया था तो 7 मौलिक अधिकारों को उसमें से इंक्लूड किया गया था, जोड़ा गया था कि 7 मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि फिर इसके बाद में एक मौलिक अधिकार इसमें से कम कर दिया गया था और वो अधिकार था कौन सा, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार इसमें से हटा दिया गया। बाकी जो यहाँ पर वर्तमान में 6 अधिकार हैं उनको मैं आपको एक एक बताना चाहूंगा। तो पहला जो देखिए अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार है ये है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, इसको समानता का अधिकार कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आएगा कि विधि के समक्ष सब कोई समान है। दूसरा देखिए इसमें से जो अधिकार है तो हमने 6 अधिकारों में से पहला अधिकार देखा समता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें मिलेगा अनुच्छेद 19 से लेके 22 के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा जो है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 23 और 24 में, जिसमें से बच्चों का शोषण ना हो सके उनके लिए भी अधिकार दिया गया है। इसके बाद अगर हम चौथे अधिकार की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में रखा गया है। इसके बाद में अगला जो अधिकार है 5वां अधिकार वो होगा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब कि जो यहाँ पर संस्कृति, विशेष संस्कृति के लोग हैं, विशेष भाषा के लोग हैं, उनकी संस्कृति और भाषा को संरक्षित किया जा सके, इसके लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। और फाइनली जो 6वां अधिकार है फ्रेंड्स वो अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। और उपचारों का मतलब ये है कि उनके लागू करने का जो अधिकार है ये भी एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के लागू करने का जो अधिकार है वो भी एक मौलिक अधिकार है, और ये 6वां मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हम 6 मूल अधिकारों का फायदा उठा रहे हैं, या फिर हमारे जो नागरिक हैं वो 6 मूल अधिकारों का फायदा ले रहे हैं। अगला इसमें देखते हैं
समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। अब देखिए, समता का अधिकार जो पहला अधिकार था, मैंने आपको अभी चर्चा की थी कि 14 से लेकर 18 के अंतर्गत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में समता के अधिकार की बात की गई है। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ये की गई है अनुच्छेद 15(5) के तहत। अब देखिए मतलब ये है कि अगर कोई मतलब पिछड़ी उससे आता है, या फिर मान लीजिए कोई एससी वर्ग से है या एसटी वर्ग से है, तो उसको सरकारी स्कूलों में और इसके साथ साथ में प्राइवेट स्कूलों में भी जितना कोटा उसका बना है, उतने कोटे के तहत उनको एडमिशन का हक होगा, मतलब उतनी सीटें उनकी रिजर्व होंगी। ये अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत कहा गया है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कारण, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो कथन है और कारण है दोनों सही हैं, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान मतलब कि आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य जो है वो समान तरह का व्यवहार लोगों के प्रति करेगी। और यहाँ पर एक ही प्रकार के लोगों, मतलब कि अगर स्टेज समान है लोगों की, तो वहां पर क्या होगा कि सरकार जो उनके साथ व्यवहार करेगी वो समान करेगी। अगला यहाँ पर है, संवैधानिक प्रावधान को संसदीय संसद या संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। अब देखिए अनुच्छेद जो 13 है, ये एक प्रकार से जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा का काम करता है। कैसे? ये अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी विधि जो बनाई जाएगी, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो उस हद तक निलंबित या निरस्त होगी जिस लेवल तक या जिस मतलब की कैटेगरी तक वो उन मूल अधिकारों को खत्म करती है या उनको क्षति पहुंचाती है या उनको प्रभावित करती है। तो ये अनुच्छेद 13 कहता है, इसे आच्छादन का नियम भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर मिलता है कि वो किसी भी ऐसे बनाए गए कानून को, जो कि चाहे संसद द्वारा बनाया गया हो, राज्य के विधान मतलब कि मंडलों द्वारा बनाया गया हो, या फिर नगर पालिकाओं द्वारा बनाया गया हो, किसी द्वारा वो कानून बनाया गया है, अगर वो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है तो वो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चितता करना है, किसके? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। तो जैसा हमने चर्चा किया कि 13 जो है ये उनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने बात किया, दूसरा अधिकार था ये, और ये अनुच्छेद कितने में था? 19 से लेके 22 तक। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। तो यानी कि देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट ने किन किन अनुच्छेदों के तहत ये बात कही है? तो वो कही है, देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्द है समाजवादी, इसके तहत। और यहाँ पर दूसरा फिर कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ। तो मतलब देखिए यहाँ पर एक तो ये कथन 1 और कथन 2 मतलब अनुच्छेद 14, और कथन यहाँ पर सी जो दिया है, यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 16 मतलब कि समाजवादी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। अगर इन सारे को मिला के हम पढ़ते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अवधारणा है वो परिपुष्ट होती है। और किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए अगर वो समान कार्य करता है तो उसको समान वेतन दिया जाना
चाहिए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समानता के अधिकार के अधीन। तो समानता के अधिकार के अधीन अनुच्छेद 14 को एक प्रकार से रखा जाएगा। अभी हमने ये देखा ही था। अब देखिए समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में रखा गया है। तो किन में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक रखा गया है। 14, 15, 16, 17, 18। तो इस प्रकार से समता का अधिकार कितने में, 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है। और समता का अधिकार कौन सा अधिकार था, पहला अधिकार था 6 अधिकारों में से। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। क्या क्या समानता के जो मौलिक अधिकार है इनमें क्या क्या सम्मिलित है, देखिए कानून के समक्ष समता, मतलब कि कानून के तहत सारे लोगों को बराबर है, वो है कानून के अंतर्गत सब बराबर है। सामाजिक समानता और अवसर की समानता। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि अवसर की समानता को अनुच्छेद 16 के तहत किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। अर्थात कि यदि मान लीजिए किसी को नौकरी है तो नौकरी में समान अधिकार उसको किस प्रकार से दिए जाएंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 24 में है। हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत था। तो इसमें से 24 जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद जो 23 होता है किसी भी व्यक्ति से, मतलब कि बेरोजगार उसको मतलब कि उससे ऐसा काम नहीं करा सकते हैं जिसका आप उसको वेतन न दें, भुगतान न दें, है ना। तो इस प्रकार से आप उसको नहीं करा सकते हैं। ICCPR के अनुच्छेद ... द्वारा बाल अधिकार सुरक्षित है। तो बाल अधिकार किसके तहत सुरक्षित है, 24 के तहत। तो इसके तहत ये है कि बच्चों का 14 वर्ष से कम की अगर आयु का कोई भी बच्चा है तो आप उसको किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें से कि थोड़ा सा कठिन काम होते हैं या थोड़ा सा डेंजर काम होते हैं, आप वहाँ पर उनको नहीं लगा सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। और ये भी कि अगर आप लगाते हैं तो फिर उसके तहत कई तरह के कानून बना के आपको दंडित किया जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 के तहत 17 के तहत 14 नहीं 17 के तहत कहा गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को आप अस्पृश्यता के हिसाब से उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं और ये वर्जित है और दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 17 के तहत। न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध ... के संबंध में किया गया है। मतलब कि देखिए अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के कंटेक्स्ट में कोई अगर ऐसा मामला आता है कि अगर वो कहे कि मुझे अस्पृश्यता के हिसाब से मेरे साथ कोई व्यवहार किया गया है तो उसे तुरंत से संज्ञान में लिया जाएगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों से किया जा सकता है। तो देखिए इसमें से क्या है कि अस्पृश्यता का जो निवारण है वो किया जा सकता है किससे, एक तो कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है और जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। इसके तहत ही देखिए एक कानून बनाया गया था कि मतलब 1955 में एक कानून था जो कि इसी से संबंधित था। इसका बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम बाद में रख दिया गया था। तो ये जो नियम था वो इसी से संबंधित बनाया गया था। इसके बाद शिक्षा बढ़ा के भी इस चीज़ को रोकी जा सकती है और जन जागरण लोगों की जागरूकता के हिसाब से भी अस्पृश्यता को भारत में रोका जा सकता है। मद्रास राज्य बनाम दोरई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है इसे मद्रास राज्य बनाम दोरई राजन 1951 के मुकदमे में सॉल्व किया गया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 17 के तहत बात ये कही गई है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु प्रेस की आज़ादी जो है वो अनुच्छेद 19(1) का या 19(1)(a) के तहत ही क्या है उसमें से इंक्लूड है। अब यहाँ पर देखिए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आप किसी भी तरह की अभिव्यक्ति करें, चित्र बना के करें, बोल के करें, कविताएं लिख के करें, पेंटिंग्स बनाएं,
स्कल्पचर बनाएं। इसके साथ साथ में अगर आप प्रेस की स्वतंत्रता के तहत भी आप अब तो देखिए किसी चीज़ को लाइव भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको भी अनुच्छेद 19(1) का या 19(1)(a) के तहत इसमें से इंक्लूड किया गया है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये इसको भी किसमें अनुच्छेद 19 के तहत इसमें से रखा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता भी जो है वो फ्रेंड्स रखी गई है, लेकिन इसके अंतर्गत घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं इसको इसके अंतर्गत फ्रेंड्स नहीं रखा गया है। एक बात और कि जो जैसे बंद वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि मतलब भारत बंद और ये सारी चीज़ें इनको भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वैलिड नहीं माना जाता है। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण। अगर कोई अवांछनीय आलोचना करता है, जैसे सरकार की भी अगर आप सही मायने पे तथ्यों के हिसाब से अगर आलोचना करते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि आप मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा और अभिव्यक्ति के आज़ादी के अंतर्गत आप ये कर सकते हैं। व्यक्ति के विदेश यात्रा का जो अधिकार का है ये अनुच्छेद 21 के तहत है कि आप विदेश जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने पर ये जो एक कंसेप्ट आता है ये आता है एकांतता का अधिकार। मतलब कि अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 इन दोनों को मिला के जब पढ़ते हैं तो एकांतता का अधिकार निकल के आता है, अर्थात आप एकांत में रहें ये आपकी एक आज़ादी है, आपका ये मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण यानी कि वो जो तलवार लिए रहते हैं कृपाण धारण करने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता को हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसको रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार। अब देखिए यहाँ पर एक बात यह है कि अनुच्छेद 25 में हमें ये तो कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है कि रोका भी जा सकता है। कैसे? सार्वजनिक व्यवस्था, अगर मान लीजिए कोई बहुत उस तरह का जुलूस निकालना है, लेकिन अगर हम सरकार को ये लग जाए कि वहाँ सार्वजनिक व्यवस्था ही खराब हो जाएगी तो इसको पाबंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य और सदाचार के लिए भी अगर देखी जाए चीज़ें तो ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वो बताना चाहूँगा कि देखिए एक ऐसा मामला हुआ था कि कुछ लोग मतलब इस संप्रदाय से थे कि वो क्या करते थे कि किसी तरह का मतलब कि ब्लड वाली चीज़ों का अपने प्रदर्शन में यूज करते थे, तो वहाँ पर उनको स्वास्थ्य के हिसाब से रोक दिया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। ये अनुच्छेद किसके तहत है? 25 के तहत है। हमने देखा 25 से 28 के तहत ये जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का उसको रखा गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में इतना ही, आगे जो अभी इसी का पोर्शन बचा है उसको हम आगे वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके पहले वाले भी वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। इसके साथ हमने सारे सब्जेक्ट्स की ये घटना चक्र पॉइंटर बना रखी है फ्रेंड्स, तो आप जाएं और इसका एंजॉय लें और डेफिनेटली आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे फ्रेंड्स ये चीज़ें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।